रात की तारीकी में जब भी आसमान की तरफ नजर डालते हैं तो आसमान में हमें चमकते हुए तारे, कहकशाएं और दूसरे प्लैनेट्स वगैरह नजर आते हैं। लेकिन इन बड़े ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बहुत से छोटे ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं जो कि अक्सर हमें टूटते तारे या दुमदार सितारे की शक्ल में नजर आते हैं। लेकिन इन टूटते तारों की भी कई मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। तो चले सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की। तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक इंटरस्टेलर क्लाउड के थ्रू हमारा सोलर सिस्टम वजूद में आया। लेकिन शुरुआती सोलर सिस्टम में काफी हलचल थी। उस वक्त हालात मौजूदा सोलर सिस्टम की निस्बत काफी ज्यादा खतरनाक और वायलेंट थे, जिसके नतीजे में सूरज, 4 इनर रॉकी प्लैनेट्स और 4 आउटर जायंट प्लैनेट्स वजूद में आए। लेकिन उस इंटरस्टेलर क्लाउड की तमाम चीजें प्लैनेट्स की शक्ल नहीं ले सकी और इन्हीं नामुकम्मल चीजों में एस्ट्रॉइड्स भी शामिल हैं। इन्हें माइनर प्लैनेट्स या प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है। ये साइज में चंद मीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक हो सकते हैं। एस्ट्रॉइड्स आमतौर पर स्पेस में घूमते हुए किसी पत्थर की मानंद लगते हैं, लेकिन स्टडीज से ये पता चला है कि एस्ट्रॉइड्स में पत्थर के अलावा और कई मिनरल्स, मेटल्स जैसे आयरन और निकेल भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ एस्ट्रॉइड्स ढीले कंकर, चट्टान और रेत से मिलकर भी बने होते हैं। ऐसे एस्ट्रॉइड्स रबल पाइल कहलाते हैं। सोलर सिस्टम के अगर मैप को देखा जाए तो मार्स और जुपिटर के दरमियान काफी ज्यादा फासला महसूस होता है और इसी फासले के बायस एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर जॉन एलर्ट ने ये आइडिया प्रपोज किया कि हो सकता है कि इस खाली एरिया में कोई प्लैनेट मौजूद हो जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। और बिलाखिर 1801 में एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर जुजेप्पे पियाजी ने इस एरिया में एक ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया जिसे सीरीज का नाम दिया गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ सीरीज की तरह के और भी कई ऑब्जेक्ट्स मिलने लगे और ये बात क्लियर होने लगी कि सीरीज कोई प्लेनेट नहीं है बल्कि एक नई तरह का ऑब्जेक्ट है, जिसके लिए वर्ड एस्ट्रॉइड यूज किया गया। सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड्स भी मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद हैं, जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहलाती है। एस्ट्रोनॉमर्स का ये कहना है कि अगर एस्ट्रॉइड बेल्ट के तमाम ऑब्जेक्ट्स की एक बॉल बना दी जाए तो इस बॉल का साइज हमारे चांद से भी छोटा होगा। हमारी जमीन के इर्द गिर्द भी 14 से 15,000 तक एस्ट्रॉइड्स ऑब्जर्व किए गए हैं जो कि नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं और फिलहाल इनका जमीन के साथ किसी किस्म के कोलिजन का चांस बहुत कम है। नेक्स्ट वन, मेरे फेवरेट कॉमेट्स। एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना था कि सोलर सिस्टम में नेपच्यून से आगे भी कुछ ऐसा है जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह आसमान में नमूदार होने वाले दुमदार सितारे यानी कॉमेट्स थे। 1930 में एस्ट्रोनॉमर्स को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने नेपच्यून के पार पहला ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया जिसे प्लूटो का नाम दिया गया। लेकिन इसके बाद कई दिहाइयों तक कोई और ऑब्जेक्ट इस रीजन में नहीं मिला। 1951 में एक डच एस्ट्रोनॉमर जेरार्ड काइपर ने ये थ्योरी दी कि हो सकता है कि आउटर सोलर सिस्टम में कभी कोई बेल्ट मौजूद रही हो और वहाँ अब चंद ही ऑब्जेक्ट्स बचे हों जो कि हमें कभी कभी कॉमेट्स की सूरत में नजर आते हैं। जेरार्ड काइपर की इस थ्योरी के बाद इस रीजन को काइपर बेल्ट का नाम दिया गया। फिर 1992 में हवाई में मौजूद मोना के ऑब्जर्वेटरी में एस्ट्रोनॉमर्स ने इस एरिया में एक ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया और वक्त के साथ साथ इस एरिया में मजीद सैकड़ों हजारों ऑब्जेक्ट्स मिलने लगे, जिससे ये बात साबित हो गई कि काइपर बेल्ट अभी भी मौजूद है जो कि हजारों लाखों कॉमेट से भरी पड़ी है। कॉमेट्स भी एस्ट्रॉइड की तरह ही होते हैं, यानी रॉक, डस्ट और मेटल का कॉम्बिनेशन। लेकिन इनमें एक चीज एस्ट्रॉइड से थोड़ी मुख्तलिफ होती है और वो है इनमें बर्फ की प्रेजेंस। बर्फ यानी जमा हुआ पानी प्लस इस बर्फ में जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया वगैरह भी शामिल होते हैं। कॉमेट्स पर इस बर्फ के जमने की वजह इनका रीजन है यानी काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट का सूरज से इतने ज्यादा फासले की वजह से ये कॉमेट्स स्पेस की ठंडक की वजह से जम जाते हैं। इसी वजह से जब भी कोई कॉमेट अपना रुख इनर सोलर सिस्टम की तरफ यानी सूरज की तरफ करता है तो सूरज की गर्मी और सोलर रेडिएशन की वजह से इसकी बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। इसकी सरफेस पे मौजूद ढीली डस्ट और दूसरे पार्टिकल्स भी उड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी एक टेल बन जाती है। कॉमेट का मेन पोर्शन न्यूक्लियस कहलाता है, जबकि इसकी टेल को कोमा कहते हैं। कोमा की डायरेक्शन हमेशा सूरज के अपोजिट रहती है, लेकिन इस टेल में भी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पिक्चर को देखा जाए तो इसमें 2 टेल्स दिखाई दे रही हैं, जिनमें से एक डस्ट टेल कहलाती है जबकि दूसरी आयन टेल कहलाती है। जब कॉमेट्स आमतौर पर मार्स के ऑर्बिट के नजदीक पहुंचते हैं तो सूरज से आने वाली हीट कॉमेट की सरफेस पर मौजूद जमी हुई गैसेस, हाइड्रोजन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड मेल्ट होकर गैसेस की शक्ल में रिलीज होना शुरू हो जाती हैं, जो कि सब्लिमेशन का प्रोसेस कहलाता है। और सोलर विंड जो कि चार्ज्ड पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, इन गैस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से आयन टेल बनती है।
सरफेस पर मौजूद डस्ट पार्टिकल्स भी कॉमेट की सरफेस से उड़ते हैं, जिससे डस्ट टेल बनती है। कॉमेट्स के ऑर्बिट काफी ज्यादा एलिप्टिकल होते हैं और स्पेस में इनके नजर आने के भी पीरियड्स होते हैं, जो कि लॉन्ग और शॉर्ट टर्म पीरियड्स कहलाते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड के कॉमेट्स वो कॉमेट्स होते हैं जिनका ऑर्बिटल पीरियड 200 साल से कम हो, और ये आमतौर पर काइपर बेल्ट और स्कैटर्ड डिस्क से आते हैं, जबकि लॉन्ग पीरियड के कॉमेट्स का ऑर्बिटल पीरियड 200 साल या उससे ज्यादा होता है। और इन कॉमेट्स का सोर्स एक थ्योरेटिकल रीजन ओर्ट क्लाउड कहलाता है, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बैरूनी हिस्सा माना जाता है, और थ्योरेटिकली वहां पर अरबों की तादाद में कॉमेट्स मौजूद हो सकते हैं जिन्होंने पूरे सोलर सिस्टम को कवर किया हुआ है। अब कुछ बात मीटियोराइड्स की करते हैं। मीटियोराइड्स स्पेस में मौजूद उन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जो कि साइज में एस्ट्रॉयड से छोटे हों। एक्चुअली मीटियोराइड डस्ट पार्टिकल से लेके एक पत्थर जितना बड़ा हो सकता है। सोलर सिस्टम में ज्यादातर मीटियोराइड्स एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद हैं, और ये मीटियोराइड्स ज्यादातर बनते ही इसी वजह से हैं जब एस्ट्रॉयड्स आपस में टकराते हैं, और इस कोलिजन की वजह से जो बारीक और छोटे टुकड़े रिलीज होते हैं वो एक्चुअली मीटियोराइड्स कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ मीटियोराइड्स हमारे चांद और मार्स से भी आते हैं। तो क्या ये मीटियोराइड्स जमीन के रास्ते में आते हैं? वेल, आपने शूटिंग स्टार या टूटते तारे का नाम तो सुना होगा। एक्चुअली ये शूटिंग स्टार कोई स्टार नहीं बल्कि मीटियोराइड ही होता है, और जब कोई मीटियोराइड जमीन की ग्रेविटी में आकर इसकी तरफ गिरना शुरू कर देता है तो इसे मीटियोर कहते हैं। आप व्यूअर्स ने भी कई दफा मीटियोर्स ऑब्जर्व किए होंगे। ये रात में अक्सर साफ आसमान में दिखाई दे जाते हैं। जब मीटियोर्स एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो ये हमें चमकती हुई रोशनी की लकीर जैसे दिखाई देते हैं। इस चमक की वजह ये होती है कि जब ये सैकड़ों हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस इनके रास्ते में आती हैं, और ये रास्ते में आने वाली गैसेस को बहुत तेजी से पुश करते हैं, जिसकी वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, और इस कंप्रेशन से गैसेस हीट अप होना शुरू हो जाती हैं, और ये हीट इतनी बढ़ जाती है जिसकी वजह से मीटियोर जलना शुरू हो जाता है, और ये थोड़ी ही देर में देखते ही देखते जल के राख हो जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में रोजाना हजारों लाखों के हिसाब से मीटियर्स आते हैं, जिनमें से मेजॉरिटी बहुत ही छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट रेत के एक जर्रे के बराबर। लेकिन कभी कभी अगर चंद मीटर्स बड़े मीटियर्स जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाएं, तो ये इतनी ज्यादा चमक से जलते हैं कि मानो कोई आसमान में एक और सूरज नमूदार हो गया हो, जिसके लिए फायरबॉल की टर्मिनोलॉजी भी यूज की जाती है। ऐसे मीटियर्स को बोलाइट कहते हैं। जब इतने बड़े मीटियर्स जलते हैं तो ये अक्सर टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिससे इनकी रफ्तार कम हो जाती है और ये टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं, और जो टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं उनके लिए मीटियोराइट की टर्म यूज की जाती है। मीटियोराइट्स आमतौर पर स्टोनी आयरन या स्टोन और आयरन दोनों के कॉम्बिनेशन वाले होते हैं। स्टोनी मीटियोराइट्स की भी फर्दर दो सब क्लासेस होती हैं, कॉन्ड्राइट्स और एकॉन्ड्राइट्स। कॉन्ड्राइट्स ऐसे मीटियोराइट्स होते हैं जिनमें बारीक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें कॉन्ड्रूल्स कहते हैं, जबकि वो मीटियोराइट्स जिनमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते उन्हें एकॉन्ड्राइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रूल्स को मुख्तसर बताऊं तो ये मिनरल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्पेस में इन मीटियोराइट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। कुछ मीटियोराइट्स काफी खूबसूरत भी होते हैं, जैसा कि ये मीटियोराइट बेसिकली स्टोन और आयरन की कॉम्बिनेशन वाला मीटियोराइट है, जिसमें येलो कलर के ओलिवाइन क्रिस्टल मौजूद हैं, और ये मीटियोराइट 1952 में अर्जेंटीना से मिला था। स्पेस बहुत ही वसी है और फिलहाल हमारी जमीन किसी बड़े एस्ट्रॉयड या कॉमेट के इम्पैक्ट से महफूज है, लेकिन क्या पता आने वाले सालों या दिहाइयों में कोई एस्ट्रॉयड या कॉमेट जमीन की तरफ बढ़ रहा हो, जैसे 65 मिलियन साल पहले किसी एस्ट्रॉयड या कॉमेट ने जमीन पर डायनासोर्स का खात्मा कर दिया था। इसी तरह हो सकता है कि ऐसा कोई इवेंट दोबारा हो जाए, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हम इंसानों के पास स्पेस प्रोग्राम मौजूद है जो कि डायनासोर्स के पास नहीं था।